Very good morning, students. Today we have reached the second part of our chapter, that is Lifelines of National Economy. पहले भाग में हमने जो हमारे अलग अलग प्रकार के नेशनल हाईवेज हैं और रोडवेज हैं उसके बारे में डिस्कस किया. Let us discuss the various topics which are there in the second part of this chapter, that is Lifelines of National Economy. First of all, we will be discussing about the railways, and in particular the Indian Railways. The mode of transportation which runs on the railway lines are known as railways. The Indian Railways is a great binding force for the country. For over 157 years, the Indian Railway is the largest public sector undertaking in India. तो भारत में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उसमें से सबसे बड़ी है भारतीय रेल और द इंडियन रेलवेज. तो हम जान लेते हैं एडवांटेजेस क्या हैं, यानी कि फ़ायदे बेनिफिट्स क्या क्या हैं इंडियन रेलवेज के ओवर अदर टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ वेरी चीपर mode of transport when you have to travel for long distances and in a group of many people. When a lot of people have to travel all over long distances, it is a very cheaper mode of transport as compared to roadways or other modes of transport. Another is, it is very cheaper mode of transport when you want to transport heavy goods over long distances. जब बहुत भारी सामान लंबी डिस्टेंसेस तक ले जाना हो, तब भी जो रेलवेज है वो काफ़ी सस्ती है, काफ़ी चीप है एज कम्पेयर टू रोडवेज एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज लोअर एज कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. हालांकि कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, पर जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है एज कम्पेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इट इज़ लेसर इन द रेलवेज. इट इज़ मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज कम्पेयर टू रोडवेज. रोडवेज या किसी और जैसे एयरवेज है, उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से अगर कंपेयर करें, स्पेशली अगर रोडवेज से कंपेयर करें, तो काफ़ी इको फ्रेंडली है, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेन्स हैं वो अब इलेक्ट्रिक पावर पर चल रही हैं. इट एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ बाय ट्रांसपोर्टिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड गुड्स to a large number of people and to different markets. They also help us in transportation of raw material from the fields, from the mining fields, from the agricultural fields to the industries, to the factories where they are being processed. तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन रेलवेज. अब कुछ समस्याओं की बात कर लेते हैं कि जो भारतीय रेल है उसको किस प्रकार की समस्याएं आज के समय में, आज के ज़माने में फेस करनी पड़ रही हैं. द इंडियन रेलवेज हैज़ फेस्ड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स ओवर द ईयर्स. थेफ्ट एंड डैमेज ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी. रेलवे प्रॉपर्टी का नुकसान और उसके जो विभिन्न जो वस्तुएं लगी हुई हैं हमारी भारतीय रेल और स्टेशनों पर, उनकी चोरी एक बहुत बड़ी समस्या है. Another is, many passengers travel without ticket which cause a lot of loss to revenue. बहुत सारा पैसे का नुकसान, कर का नुकसान होता है भारतीय रेल को, क्योंकि many people travel without tickets. Chain pulling causes lot of delays and losses. कई बार चेन पुलिंग से काफ़ी नुकसान और काफ़ी जो टाइम टेबल में फ़र्क आ जाता है, जो ट्रेन्स टाइम पर नहीं पहुंचती है, उसमें से चेन पुलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट इशू हमारे सामने प्रॉब्लम आता है हमारे रेलवे को, भारतीय रेलवेज को. तो इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं भारतीय रेल के बारे में. द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया हैज स्टार्टेड इन द ईयर 1953 फ्रॉम मुंबई टू थाने, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर्स. तो 1853 में जो पहली रेल चलाई गई, वो देयर इज़ अ टाइपिंग एरर, जिसमें मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की वो डिस्टेंस उस ट्रेन ने कवर की. द इंडियन रेलवेज इज द थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड विद टोटल लेंथ ऑफ अबाउट 130 किलोमीटर्स. लगभग 130 किलोमीटर लंबी जो लेंथ में जो कवरेज है पूरे देश में भारतीय रेल की और रेलवे ट्रैक्स की, वो विश्व में थर्ड नंबर पे है. द इंडियन रेलवेज इज़ द 8th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड. अगर लोगों को नौकरी देने के मामले की बात करें तो भारतीय रेल 8वां सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पूरे विश्व में. व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, तो और देश में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लाखों लोगों को जॉब्स दी हुई है.
तो फिर भारतीय रेल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से स्पेशली जो गरीब लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए और उनके जॉब्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बात करेंगे तीसरे मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्टेशन की, जो है पाइपलाइंस। ये हालांकि इंसानों के ट्रांसपोर्ट के लिए या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आज तो काम नहीं आता है, और अभी सिर्फ जो लिक्विड फॉर्म या सेमी सॉलिड फॉर्म में जो चीज़ें हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है पाइपलाइंस के द्वारा, जैसे वाटर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एसेट्रा। It is relatively new means of transport to transport goods from one place to another. अब कुछ एडवांटेज जान लेते हैं कि क्या फ़ायदे हैं पाइपलाइंस के, अगर इसको आप कंपेयर करें अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवेज या रोडवेज या वाटरवेज से। तो कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे इट रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट लॉसेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, चाहे शिप से या ट्रेन से जब आप ले जाएंगे तो कुछ वस्तु जो है वो नीचे गिर जाएगी अगर लिक्विड होगा, या फिर कुछ डैमेज हो जाएगी। इस सारी डैमेज और लॉस का जो प्रोसेस है, जो चांसेस हैं, उसको बहुत कम कर देता है हमारा पाइपलाइन, क्योंकि सीधा सोर्स से आप पाइप जोड़ेंगे और जहाँ पर एंड पॉइंट पे आपको पहुँचाना है वहाँ तक वो बिना किसी लॉस के पहुँच जाएगा। अनदर इज कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज़ वेरी लो। एक बार लगाने की कॉस्ट बस आती है, उसके बाद उसको मेंटेनेंस करना ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री है और कई सालों तक आपको उस पर कोई मेंटेनेंस का कॉस्ट नहीं करना। तो मेंटेनेंस का कॉस्ट, उसके रख रखाव का जो खर्च है वो काफ़ी कम आता है पाइपलाइन में। एक और एडवांटेज जो पाइपलाइन की है वो है इट इज़ सूटेबल एंड चीपर टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ गुड्स। जो लिक्विड फॉर्म ऑफ गुड्स हैं या गैशियस जो फॉर्म ऑफ गुड्स हैं उनको बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। इट इज़ द मोस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सबसे ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, किसी भी प्रकार का एनवायरमेंटल डैमेज लैंड को या एयर को नहीं पहुंचाती है हमारे पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड रीचेबल टू फार ऑफ रिमोट प्लेसेस ईजीली। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और बहुत ही आसानी से जो हमारे फार ऑफ प्लेसेज और रिमोट प्लेसेज जहाँ पे पहुँचना रोडवेज़ के लिए, रेलवेज़ के लिए, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए आसान नहीं है, वहाँ पाइपलाइंस के द्वारा आसानी से हम मटेरियल को पहुँचा सकते हैं। अब बात करें मेजर पाइपलाइन नेटवर्क जो हमारे भारत में है उनकी, तो हमारे देश में 3 मेजर पाइपलाइंस के नेटवर्क हैं। एक नाहरकटिया इन असम टू कानपुर इन उत्तर प्रदेश। देखिए आपको ये जो राइट हैंड साइड पे दिख रही है, जिसमें डिब्रूगढ़ है, दिग्बोई है, उसके बाद गुवाहाटी है, बरौनी है, कानपुर है। तो ये जो हमारी पाइपलाइन है दैट इज़ फ्रॉम नाहरकटिया टू उत्तर प्रदेश। दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है वो है सयाला इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब। तो गुजरात के सयाला से पंजाब के जलंधर तक जो पाइपलाइन जा रही है that is our second important pipeline. And the third important pipeline which is there in our country is better known as HVJ, Hazira in Gujarat to Jagdishpur in Uttar Pradesh, and this goes through Vijaypur in Madhya Pradesh. That is why it has the abbreviation HVJ. ठीक है, तो ये 3 जो हैं ये इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क्स हैं हमारे देश में, जो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, रिफाइनरीज तक पहुंचाते हैं। अब बात करेंगे, हमने लैंड ट्रांसपोर्ट में रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस की बात कर ली। अब हम वाटरवेज पे आ जाते हैं, जिसमें हम शिप्स और बोट्स के द्वारा जो ट्रैवल है, वी विल टॉक अबाउट दैट। द ट्रांसपोर्टेशन थ्रू ओशन, सीज एंड रिवर्स इज नोन एज वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटरवेज। द वाटरवेज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो वाटरवेज हैं उसको 2 हिस्सों में बांटा है। देखिए, एक ट्रांसपोर्टेशन होता है काफ़ी बड़े क्रूज शिप से, कार्गो शिप से, जो कि ओशंस में, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन में चलते हैं। कुछ ऐसे शिप्स भी होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का, लोगों को और गुड्स का काम करते हैं, जो रिवर्स में चलते हैं, जो बड़ी रिवर्स होती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर है या गंगा रिवर है। इन रिवर्स में या बड़े कैनाल्स में चलने वाले ट्रांसपोर्ट को, इन दोनों को हमने अलग अलग क्लासिफाई किया है। तो फिर जो ट्रांसपोर्टेशन रिवर्स या कैनाल्स के थ्रू होता है उसको हम इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, और जो ट्रांसपोर्टेशन ओशन और सीज पर होता है उसको हम ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन जो रिवर्स पे होता है और कैनाल्स पे होता है और लेक्स पे होता है, और ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन जो कि ओशंस और सीज के थ्रू होता है।
अब एडवांटेजेस जान लेते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं वाटरवेज के एज कंपेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सस्ती दरों पर सामान और एफिशिएंटली सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भारी सामान भी काफ़ी काम आता है हमें वाटरवेज। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लार्ज डिस्टेंसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो एक तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफ़ी मदद करता है, दूसरा जो भारी सामान है उनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर ले जाने के लिए काफ़ी सूटेबल है। इट इज़ फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है, काफ़ी कम फ्यूल में आप काफ़ी भारी मात्रा में सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाते हैं ड्यू टू वाटरवेज। Now let us see some more advantages of waterways. It is the cheapest means of transportation as compared to other means of transportation. तो अगर डिस्टेंस की एवरेज निकालेंगे आप तो सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है अगर आपको किसी और कंट्री में जाना है या कहीं लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रैवल करना है। सो इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट इज़ ऑल्सो द मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ ऑल्सो वेरी लो। जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम है। और जब नेचुरल कैलामिटी हो रही है, लैंड पे कोई अर्थक्वेक आ गया है, कोई और डिज़ास्टर आ गया है, तब काफ़ी एफिशिएंटली सामान पहुंचाने और लोगों को पहुंचाने में काम आता है वाटरवेज। तो हम वाटरवेज के आखिरी हिस्से पर जो हमारे देश में वेस्टर्न कोस्ट है यानी कि गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है, इस पे इन सारे स्टेट्स में जो हमारे इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं उनके नाम, उनकी लोकेशन और वो किस लिए फेमस है या क्या उनकी विशेषता है जो उनको बाकियों से अलग करती है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। सो मेजर सी पोर्ट्स में पहले आप मैप देखें, ठीक है। तो ऐसा ही एक मैप आपकी एग्जाम में भी आ सकता है जिसमें कोई भी सी पोर्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान से इनकी लोकेशंस को आप याद करेंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इंडिया हैज़ 12 मेजर सी पोर्ट्स। द फर्स्ट सी पोर्ट इज कांडला, देखिए आपको दिख रहा होगा, जो कि गुजरात में है, ठीक है। रन ऑफ कच्छ का जो इलाका है वहाँ पर ये सी पोर्ट पाया जाता है। द फर्स्ट पोर्ट टू बी डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस टू ईज आउट प्रेशर ऑन द मुंबई पोर्ट। देखिए जो मुंबई पोर्ट, इसके एक बहुत पास में एक पोर्ट है, तो ये जो कांडला पोर्ट है इसको इसलिए डेवलप किया गया था ताकि मुंबई पोर्ट पे जो इतनी भीड़ रहती है हमेशा उसको कम किया जा सके। तो आज़ादी के बाद सबसे पहला विकसित किया जाने वाला पोर्ट, ताकि जो मुंबई पोर्ट है उसके ऊपर से बोझ कम हो, उस पोर्ट का नाम है कांडला पोर्ट। अब दूसरे पोर्ट की बात करते हैं, मुंबई पोर्ट की। इट इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट विद नेचुरल एज वेल एज शेल्टर्ड हार्बर। ये सबसे बड़ा सी पोर्ट है जहाँ पे एक नेचुरल हार्बर भी है, यानी कि नेचुरली भी ऐसे स्पेसिस हैं क्रिएट हो रखे हैं जहाँ पे शिप्स आके रुक सकते हैं, और आर्टिफिशियली क्रिएटेड हार्बर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये भारत का बिजिएस्ट पोर्ट है, इट इज़ द बिजिएस्ट पोर्ट। तो बेटा आपको ये जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं या जो क्वालिटीज़ हैं किसी सी पोर्ट की जो उसको किसी और सी पोर्ट से अलग करते हैं, ये भी याद करनी है। और उसके साथ साथ उसकी पोजीशन हमारे मैप पर, हमारे जो लैंडमास है, हमारी जो वाटर बॉडी है, वहाँ पे उसकी पोजीशन कहाँ है ये भी आपने याद करना है। तो देखिए कांडला से शुरू किया हमने, उसके बाद मुंबई। अब हम अगले सी पोर्ट की बात करते हैं। द नेक्स्ट सी पोर्ट विच वी विल बी डिस्कसिंग इज मार्मागांव सी पोर्ट, जो कि गोवा में है। इट इज़ अ मेजर सी पोर्ट फॉर एंड अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ द टोटल आयरन और एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया से जो आयरन और एक्सपोर्ट होते हैं उनमें से 50% के लगभग मार्मागांव सी पोर्ट से होते हैं। तो आयरन और के एक्सपोर्ट के लिए के मद्देनज़र काफ़ी इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है हमारे देश के लिए। उसके बाद आते हैं हम न्यू मैंगलोर सी पोर्ट पे, जो कि मार्मागांव के नीचे हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो न्यू मैंगलोर सी पोर्ट जो है इट इज़ लोकेटेड इन केरल, इन कर्नाटका। और कर्नाटक में जो कुद्रेमुख आयरन और माइंस हैं उनसे आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके बाद एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये भी आयरन और एक्सपोर्ट के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है न्यू मैंगलोर सी पोर्ट, जो कि कुद्रेमुख माइंस से जो आयरन एक्सट्रैक्शन होता है वहाँ से आयरन ओर को और फिर उसके बाद आयरन को कहाँ लेके जाया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है हमारे मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज़ में। उसके बाद कोची सी पोर्ट की बात करते हैं। इट इज़ द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट, जो हमारा साउथ वेस्टर्न कोना है हमारे देश का, वहाँ पे पाए जाने वाला जो पोर्ट है केरल राज्य में, दैट इज़ नोन एज कोची।
और इसकी विशेषता ये है कि एक लगून के एंट्रेंस पे है, ठीक है। तो लगून एक लेक होता है जो कि चारों साइड से लैंड से नहीं गिरा है, 3 साइड से लैंड से गिरा है और कुछ जो हिस्सा है वो ओशन से टच है, यानी कि ओशन से जुड़ा हुआ एक लेक जो कि ज़्यादातर हिस्सा उसका ज़मीन से कवर्ड हो और एक कुछ हिस्सा ओशनिक वाटर बॉडी से जो पानी है वो भी वहाँ पर आ जाता है। सो दैट इज़ नोन एज अ लगून। तो फिर हमारा जो कोची सी पोर्ट है वो एक लगून के एंट्रेंस पर सिचुएटेड है। आगे बात करेंगे, अगला जो हमारा सी पोर्ट है तुतिकोरिन सी पोर्ट। द पोर्ट हैज़ अ नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंटरलैंड। इस पोर्ट के पास एक नेचुरल हार्बर है और रिच हिंटरलैंड है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है जिसको यूज़ किया जा सकता है एज लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड अदर एक्टिविटीज़ विच आर देयर ऑन अ पोर्ट। इट हैंडल्स अ वैरायटी ऑफ कार्गो। अलग अलग प्रकार के कार्गो जो सामान है जो शिप से आता है उसको हैंडल करता है हमारा टुटिकोरिन सी पोर्ट। उसके बाद उससे ऊपर जो सी पोर्ट है, अगले सी पोर्ट की बात करते हैं, दैट इज चेन्नई सी पोर्ट। इट इज़ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये पोर्ट जो है ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था, नेचुरली यहाँ पर शिप्स नहीं आकर रुक सकती हैं, तो आर्टिफिशियली इट वॉज क्रिएटेड एंड इट इज़ द सेकेंड बिजिएस्ट पोर्ट आफ्टर द मुंबई सी पोर्ट। मुंबई सी पोर्ट के बाद दूसरा सबसे व्यस्त जो सी पोर्ट है वो है हमारा चेन्नई सी पोर्ट विच वॉज आर्टिफिशियली क्रिएटेड। Our next seaport is विशाखापत्तनम seaport. It is the deepest landlocked and well protected port. ये deepest landlocked port है और काफ़ी सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन है और हमारी इंडियन नेवी के लिए भी ये सी पोर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज our next seaport is the पारादीप seaport. It is located in Odisha and इज़ यूज्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ आयरन टू द ईस्टर्न कंट्री। हमारे जो ईस्ट पे कंट्रीज हैं उनको आयरन एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है पाराद्वीप सी पोर्ट। अब आगे बात करें कोलकाता सी पोर्ट की। इट इज़ एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। ये जो है ये एक इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, यानी कि जो डेल्टा बन रहा है, हुगली रिवर जहाँ पे आ रही है, डेल्टा बन रहा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र का, उससे जो हुगली नदी जो बह रही है कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में, वहाँ पे जो बना हुआ सी पोर्ट है दैट इज़ नोन एज अ कोलकाता सी पोर्ट। इट इज़ अ इनलैंड रिवराइन सी पोर्ट एंड एज अ वेरी लार्ज इंटरलैंड। काफ़ी स्पेशियस सी पोर्ट ये है। इंटरलैंड जो होती है इसका मतलब जो मेन जो बॉडी है, मेन जो सी पोर्ट है उसके आसपास भी काफ़ी एरिया है जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है अलग अलग प्रोसेसेस के लिए। इट इज़ ऑल्सो अ टाइडल सी पोर्ट। तो एक टाइडल सी पोर्ट है, एक रिवराइन सी पोर्ट है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा हिंटरलैंड अवेलेबल है। उसके बाद आखिरी सी पोर्ट की बात करें तो हुगली जो सी पोर्ट है वो कोलकाता के पास ही बना हुआ एक सी पोर्ट है, जिसको इसीलिए बनाया गया था ताकि कोलकाता सी पोर्ट पे जो इतना कंजेशन है उसको थोड़ा कम किया जा सके। तो ये बात हुई हमारे सारे मेजर सी पोर्ट्स की और वाटरवेज की। नाउ मूविंग ऑन टू द असाइनमेंट पार्ट है, वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ इंडियन रेलवेज ओवर रोडवेज और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इंडियन रेलवेज के जो एडवांटेज हैं किसी और रोड ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में उनको एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स फेस बाय द इंडियन रेलवेज। जो इंडियन रेलवेज है उनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या चुनौतियाँ उन्होंने फेस की हैं। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन है वो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं अगर इसको आप कंपेयर करें अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से। और क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज। वाटरवेज के क्या एडवांटेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द स्पेशल फीचर ऑफ सी पोर्ट्स इन इंडिया। जो इंडिया में सी पोर्ट्स हैं उन सभी के जो हमने अभी स्पेशल फीचर्स और उनके नाम और उनकी पोजीशन पढ़ी है उसके बारे में एक्सप्लेन। नाउ moving on, if the video was informative, please like the video, share it with others so that they can also be benefited from the information which we have discussed. Give your valuable suggestions through comments and do not forget to subscribe my channel for latest informative videos. Thank you and have a nice day.